चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली बार जो हमने बात की थी वो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, जीडीपी और ग्रोथ के बारे में बताया था आपको, और डेवलपमेंट से कैसे उसको अंतर करेंगे उसके बारे में बात की। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमी में चलेंगे और मैक्रो इकोनॉमी में 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे: पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। और कल हम फिर इसी चीज़ को आगे ले जाएंगे इन्फ्लेशन तक, ठीक है, मुद्रास्फीति, महंगाई। पर 3 बड़ी चीज़ें जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूपीएससी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन तीनों पे बनते हैं: बेरोजगारी पे, असमानता पे और गरीबी पे। यूपीएससी का फेवरेट फील्ड है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं ना, पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक की सर्विस कैसे होगी? खास करके इन तीनों का संबंध युवाओं से बहुत ज़्यादा है। युवा बहुत प्रभावित होते हैं इससे, गरीबी से, क्योंकि उनका करियर बन रहा होता है, वो ग्रो कर रहे होते हैं। अगर उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि शारीरिक कमजोरी होगी। एजुकेशन ठीक से नहीं होगी तो करियर ठीक से नहीं बनेगा। तो शारीरिक कमजोरी भी सीधे, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर आगे ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो युवा सीधा जुड़ा हुआ है इससे। तो यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं इन तीनों चीज़ों से। अब एक तरफ इसमें इकोनॉमिक्स है, पूरी तरह से इकोनॉमिक्स है, और दूसरी तरफ वेलफेयर है, पॉलिटी। तो जो हम जुड़े हुए हैं वो दोनों के बीच में है। हम लोग स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स को, लेकिन उसके बेस पे फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनको कम करना, इन तीनों के ऊपर काम करना, गरीबी कम करना, इनइक्वालिटी कम करना, बेरोजगारी कम करना, ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी। क्योंकि पॉलिसी तो एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, इसलिए दोनों का मिला जुला काम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सिविल सर्विसेज वालों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो गया पॉवर्टी रिडक्शन, इनइक्वालिटी को कम करो और समानता लेके आओ और बेरोजगारी ख़त्म करो। तीनों पेचीदा है और तीनों का संबंध ग्रोथ से है, डेवलपमेंट से है। क्योंकि ग्रोथ जिस तरह से होती है, डेवलपमेंट जिस तरह से होता है, नई चुनौतियाँ आती, नए नए चैलेंजेस आते हैं। अभी अगर हम छोटा छोटा रोजगार देना चाहें कि बहुत कम सैलरी वाले रोजगार तैयार हों, तो बड़ी मशीनें जब आ जाती है, बड़ा फ्लोर मिल। अब मार्केट में आपने देखा कि वो आटा जो है आशीर्वाद का आता है या और कोई कंपनी का आटा होता है, तो वो कोलकाता में बनता है अधिकांश फैक्ट्रियाँ। गेहूँ तो यहीं सीहोर से जाता है और कोलकाता में पिसता है और उधर से फिर पैकेट बन के कंपनी यहाँ बेच देती। तो हम लोग यहाँ मार्केट से उस वो पर उसकी वजह से जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो एक आदमी के पास जाके हो रहा है जो उस कंपनी का मालिक है। अब कितने लोगों का रोजगार छीना जो आटा चक्की लेके बैठे थे ना, बहुत ढेर सारे लोग। अब लोग बहुत कम
गेहूं पिसवाने जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। एक पैकेट 10 किलो का उठा लाते हैं, वो उनको काफ़ी दिन हो जाता है। पहले हर आदमी, तो अगर आप रोजगार बढ़ाना चाहोगे तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि उतना सुंदर पैकिंग नहीं होता, पैकेजिंग जो होता है वो नहीं होता उसमें। तो हम लोग एक बोरी जो है ले जाते थे और उसको फिर धागे से बांध देते थे और उसको उठा लाते थे, तो उसमें एक सोफिस्टिकेशन नहीं लगता, उसमें वो लगता नहीं कि आप मॉडर्न हैं या, जबकि एक पैकेट जब हम उठा के लाते हैं तो पैकेट साफ़ सुथरा रहता है, रंगीन रहता है और अच्छे से पैक किया हुआ रहता है। ठीक है, तो जब आप विकास देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी होगी। छोटी ऐसी छोटी चक्की से तो वो इतना आधे देश को आटा खिला रहा है, बल्कि यूँ समझ लीजिए 50 करोड़ लोगों के लिए आटा तैयार करता है ऐसी कंपनियां जो पैकिंग वाला आटा खाती हैं। बाकी की जनसंख्या हो सकता है कि अभी भी छोटी आटा चक्की पे जाती होंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जब भी होगा तब असमानता भी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी आय बहुत ज़्यादा होगी। इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर क्या हम गरीब बने रहें या हम लोग अभी अनजान बने रहें, हम टेक्नोलॉजी को नहीं सीखें, विज्ञान को नहीं अपनाएं? उसकी अपनी चुनौती है। इसलिए इंडस्ट्री 4.0 की जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। 1991 के बाद भी जो हम LPG की बात करते हैं, WTO के आने के बाद, तब भी हम बात यही करते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। काम नहीं मिला है, ग्रोथ तो हुई लेकिन काम नहीं मिला। मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया। तो मशीनें जब भी आएंगी, शुरुआत में जब स्टीम इंजन आया तो पहले नाव चलाने के लिए 20 लोगों को लगाना पड़ता था, चप्पू चलाते थे 20 लोग, फिर नाव को कहते थे। इंजन आ गया तो 20 लोग बेकार हो गए, लेकिन उनको नए तरह का काम मिला, क्योंकि इंजन आने के बाद जब हम सामान को इधर से उधर लाने लगे तो व्यापार चल पड़ा, तो उनको नए प्रकार का काम मिला। कंप्यूटर आने के बाद सब लोगों को लगा कंप्यूटर आ गया तो अब लोग बहुत बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन बैंक की संख्या बढ़ गई। बैंक में कंप्यूटर आ गया तो बैंक्स की संख्या बढ़ गई और बैंकिंग के अंदर एक तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ और ढेरों लोग बैंकिंग का फ़ायदा उठाने लगे। तो कंप्यूटर के आने से काम बढ़ा है। तो विकास जब भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है, स्पीड होती है इसकी डेवलपमेंट की या टेक्नोलॉजी की, वो तो 2 साल में दुगनी हो जाती है, लेकिन क्या काम भी उसी हद तक बढ़ते हैं? नहीं, ये दिक्कत है कि काम बढ़ने की दर 5 साल 6 साल है या 10 साल है और टेक्नोलॉजी 2 साल में डबल हो जाती है। मशीनें डबल उत्पादन शुरू कर देती है, उसको दुगना होने में केवल 2 साल लगते हैं। मोर्स लॉ के हिसाब से 18 महीने हो गया, अभी 18 महीने, पहले वो 24 महीने बोलता था, अब 18 महीना हो गया, दुगना, डबल हो गया। तो टेक्नोलॉजी और साइंस तो बहुत स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनमें तीनों चीज़ जुड़ी हुई है, गरीबी भी, इनइक्वालिटी भी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा और उद्योग लगाएगा उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, क्योंकि जिसके पास पूंजी ज़्यादा है वो मशीनें लगा देगा, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जिनको हम लोग बोलते हैं, वो मशीनें लगा करके, क्योंकि उसमें केवल पूंजी लगनी है और पूंजी उसको आसानी से बैंक से भी मिल जाएगी लोन के रूप में, क्योंकि बैंक के पास सेविंग्स लोगों की पड़ी हुई है, लोगों की सेविंग्स है, बचत है। बैंक व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए वो उसको ब्याज तभी मिलेगा जब कोई लोन ले जाएगा। और कोई ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो बहुत तेज बढ़ रही है, जिसका मुनाफा बढ़ता जा रहा है, वो अनइक्वल भी है। दरअसल इनइक्वालिटी उसी से बढ़ेगी ना, क्योंकि वो रईस होता जाएगा, वही फिर बैंक को भी प्रॉफिट दे पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इतना भारी भरकम वही दे सकता है। सामान्य आदमी तो इतना बड़े बड़े लोन नहीं ले जाएगा। तो बैंक को भी ऊपर उठने का मौका मिलता है, फ़ायदा कमाने का मौका मिलता है।
और इनइक्वलिटी बढ़ती है तो वो एक आदमी के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा आता जाता है, लेकिन वो लेबर इंटेंसिव नहीं होता। दो तरह की इकोनॉमी होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एक में लेबर इंटेंसिव में लोग ज़्यादा लगते हैं काम पे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो बहुत सारे लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो दरअसल ये लड़ाई वही है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, बहुत पुरानी लड़ाई है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। क्योंकि कैपिटलिज्म में आगे बढ़ना और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना बुरा नहीं माना जाता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इकोनॉमिक डार्विनिज्म, आपको पहले भी बताया था। कोई अगर ज़्यादा पैसा कमाता है, बहुत मेहनत करता है, जुगाड़ करता है, हार्डवर्क करता है, सारे रिसोर्सेज लगा देता है, सब कुछ कर लेता है, किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ना, कैपिटलिज्म, और उसे निगेटिव नहीं माना जाता, वो एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती, अच्छी चीज़ मानी जाती। लेकिन इस तरह से जो इनइक्वलिटी बढ़ती है तो जो काफ़ी लोग जो पीछे छूट जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं उठा पाए, जिनके पास पैसा नहीं था, बैंक ने जिसको लोन नहीं दिया था, जिसका रोजगार नहीं लग पाया था, ग्रामीण होने के कारण, कास्ट बेस पे, रिलीजन के बेस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, रिमोट एरिया में होने की वजह से, जंगलों में होने की वजह से, शारीरिक प्रॉब्लम, विकलांग होने की वजह से, ज़्यादा एज या बहुत छोटी एज होने की वजह से जितने भी लोग वंचित रह जाते हैं, उन लोगों के बारे में कैपिटलिज्म उतना नहीं सोचता। कैपिटलिज्म उसके बारे में नहीं सोचता। सोशलिज्म उसी को कहते हैं कि वो बीच में आता है, सरकार के हस्तक्षेप की बात, कीनीजियन इकोनॉमिक्स वाली बात हमने बताई थी, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। लेसेस फेयर, एडम स्मिथ वाला तो इनविजिबल हैंड बताया था आपको कि कैपिटलिज्म जो है उसमें अपने आप जनता की भलाई हो जानी है, ट्रिकल डाउन हो जाएगा, ट्रिकल डाउन होगा, और अमीर आदमी के पास जब पैसा बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर वो छोटे लोगों के, गरीबों तक पहुंचेगा और अपने आप उनका कल्याण हो जाएगा। तो आप जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं उनको पीछे से, आप यहाँ से पीछे की तरफ भी लेक्चर देखते हुए चले जाइए, आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यही बातें हमने बहुत अच्छे से पहले भी बताई है, ठीक है। और इसका नोट्स भी बनाई है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो उसकी भूमिका यही वाली है। और जो बाइपोलर वर्ल्ड था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, बाइपोलर वर्ल्ड बोलते थे हम लोग, तो पॉलिटी में भी क्वेश्चन बाइपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ, तो आज ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुध्रुवीय विश्व, उसका बेस भी यही है, पॉलिटी के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर भी, साइंस एंड टेक में भी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और उसकी जो शुरुआत होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि विदाउट इकोनॉमिक्स तो वो भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें सारी जोड़ने की है। इन्वायरमेंट जो खराब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो बढ़ा, तो हम बोलते हैं कि 1997 से पहले का लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का, और उससे प्री इंडस्ट्रियल लेवल, कई बार हम बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके पहले कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना तो बहुत बाद में शुरू किया। शुरू में तो कोई ऐसा काम नहीं था, सस्टेनेबल था सब कुछ, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मैंने 3 सब्जेक्ट में बताया था, पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी।
इकोनॉमी, तो ये तीनों सब चीज़ें एक साथ चलेंगी, सारी चीज़ें मिक्स है। अब आप देखेंगे यूपीएससी के 50% क्वेश्चन केवल मैंने जो अभी बात की 15 मिनट, इसी में से 50% क्वेश्चंस केवल इसी के आसपास घूमते हैं। मतलब ये वाला जो बेस है, ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको अभी दिया है, ये आप 50% क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। 50% क्वेश्चन चारों पेपर में, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, चारों पेपर 50% क्वेश्चंस, और ऐसे में भी और इंटरव्यू में भी। कुल मिला के यूपीएससी का, पूरे यूपीएससी का 50% है, इसी के आसपास घूमता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, इसके पास सॉल्यूशन है। इसके ऊपर जो डिबेट होगी, इसकी जो स्टडी होगी, इसी में से सारी समस्याओं का हल निकलेगा। ठीक है, समस्याओं का हल ये नहीं है कि आप चीज़ें बढ़ाते जाएंगे, वाहन बढ़ेंगे तो रोड बनाएंगे, क्योंकि रोड बढ़ाते जाएंगे, रोड बढ़ाते जाएंगे, फिर रोड बढ़ जाएंगे, फिर वाहन कम हो जाएंगे, फिर वाहन बढ़ाएंगे। ये सॉल्यूशन नहीं है, इस टाइप से सॉल्यूशन नहीं होता। टेक्नोलॉजी में इको फ्रेंडली चेंजेस करके, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से कैसे लड़ेंगे, तो वही एडाप्टेशन और उसको मिटिगेशन करके। जैसे कि आपको बहुत तनाव रहता है या आपको बहुत शुगर रहती है, तो आप घूमते नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो और खाना पूरा खाते हो और ठीक वैसा ही खाते हो, तो आपको 2 mg की या 2.5 mg की गोली चलेगी या 0.25 mg की गोली चलेगी। तो टेबलेट जो मिलेगी वो 0.25 mg की। लेकिन आपने अपनी आदतें नहीं बदली तो थोड़े दिन बाद वो 0.5 mg पकड़ा देगा डॉक्टर, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है, न तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, ना ही शुगर कंट्रोल हो रही है। उसके बाद नहीं होगा तो फिर वो सीधा डबल कर देगा, क्योंकि आदतें सुधरी नहीं है, खाने पीने की आदतें वही है, सोने की टाइम गलत है, बहुत देर रात तक जग रहे हैं, और लापरवाही वही है, और घूमने नहीं जाते और एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डबल होता जाएगा। तो ये कोई सॉल्यूशन, ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। टेबलेट है, लेकिन एक जगह पर जाकर के लिमिट आ जाएगी। टेबलेट के साथ फिर पर डे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो भी काम कर, क्योंकि आदतें नहीं सुधरी। इसके बजाय ये हो सकता था कि जिस दिन पहली बार आपको पता चला कि अब गोली लेनी पड़ेगी, अगर उसी दिन खाना पीना, चाय जो है वो फीकी पीना शुरू कर दिया और घूमना फिरना शुरू कर दिया, वजन कम कर लिया, एक्सरसाइज शुरू कर दी और आदतें सुधार ली, नमक कम खाने लगे, शक्कर कम खाने लगे, खाने में सलाद ज़्यादा खाने लगे, तो गोली बंद हो जाएगी। डॉक्टर बोलेगा गोली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप स्वस्थ हो गए। या आप 2 mg की ले रहे थे तो डॉक्टर 1 mg कर देगा, रिड्यूस होने लग जाएगा। और अगर आप 1 mg की हमेशा भी लेते रहेंगे और 2 पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप 70-80 साल तक जी जाएंगे, पूरी ज़िंदगी देखेंगे, तब जा करके कहीं डेथ होगी। ऐसे तो फिर किडनी फेल्योर, मल्टी आर्गन फेल्योर और वो सब वहाँ पहुँचता जाता है आदमी। फिर आज किडनी चेंज करवाई, फिर कल डायलिसिस पे जा रहे थे, फिर कोई और कुछ किया, फिर आंखों में दिखना बंद हो गया, फिर वो बेड पे पड़े रहते हैं। अब इलाज पहले भोपाल का चल रहा था, फिर मुंबई का, फिर आया कि अमेरिका ले जाएंगे तो बचेंगे। तो ये स्थितियाँ खराब होती जाती। तो क्या इन्वायरमेंट के मामले में भी हम यही करेंगे? क्या हम गरीबी के मामले में भी यही करेंगे? इनइक्वालिटी में भी, मैक्रो इकोनॉमी में यही ख्याल रखा जाता है। अब चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। तो मिटिगेशन मतलब कम करने के उपाय। एडाप्टेशन मतलब वो झोंका त्यों रहेगा, लेकिन हम उसके साथ एडाप्ट हो जाएंगे। यानी टेबलेट बढ़ाते जाना एडाप्टेशन है, और साथ में घूमना फिरना करके टेबलेट को स्टेबल करना या टेबलेट को कम कर देना मिटिगेशन है। कैपिटलिज्म तो एडाप्टेशन में विश्वास रखता है, सोशलिज्म मिटिगेशन में विश्वास रखता है। चीज़ें समझ में आ रही होगी।
इसलिए हमने फेबियन सोशलिज्म अपनाया है कि हम दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। इसलिए हमारा नारा होता है सबका साथ सबका विकास, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। उसमें हम सबको लेके चलेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ती है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। आतंकवाद भी आता है, टेररिज्म भी आता है, नक्सलिज्म भी आता है। जगह जगह पर रोजगार नहीं होता है तो युवा आंदोलन करते हैं, नौकरियों के आवेदन निकलते हैं तो फिर पेपर बिक जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बेरोजगार बहुत हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में परीक्षा देंगे तो थोड़े ही लोगों की नौकरी लगेगी। तो ऐसे में जो पैसे वाले लोग होते हैं वो पैसे का जुगाड़ लगाते हैं, तो जुगाड़ बहुत लगाया जाता है। सिनेमा हॉल में पहले ब्लैक में टिकट मिलता था ना, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी और अंदर सिनेमा हॉल में जगह बहुत कम है, तो लिमिटेड लोग ही घुस पाएंगे, बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, तो 5 रुपए का टिकट 20 रुपए में मिलता था। ठीक है, जुगाड़ जमाने लग जाते हैं लोग, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर दिक्कतें बहुत होती हैं, करप्शन बढ़ता है, इन सब चीज़ों से करप्शन बढ़ता है, गरीबी बढ़ने से, इनइक्वालिटी बढ़ने से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से करप्शन बढ़ता है, और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन सब बेकार हो जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले में केवल ताकतवर लोग फिर आगे बढ़ पाते हैं, कमजोर लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए किसका विषय है ये? इकोनॉमी का विषय नहीं है केवल, पॉलिटी का भी पार्ट है, सोशियोलॉजी का भी पार्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्पेशल पॉवर्टी पे, केवल गरीबी पे बात करते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स में गरीबी को पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषाएं होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। जाकर के थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, इनके डेफिनेशंस लिखिएगा, डिफरेंस लिखिएगा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन लिखिएगा, अपनी जिंदगी चलाने के लिए जिसको दिक्कत आ रही है, रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जिसको दिक्कत आती है, ठीक है, उतनी इनकम नहीं है उसके पास कि वो रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे पैरामीटर्स जो हैं। अब क्या है, जैसे जैसे एजेंसियां बढ़ती जाएंगी, जो लोग सर्वे करते हैं, जो लोग रेटिंग देते हैं और गरीबी को नापते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ पॉवर्टी की जो बात होती है, अलग अलग एजेंसी ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अलग अलग फार्मूले बनाए हुए हैं। लेकिन बेसिक चीज़ है रोटी कपड़ा और मकान, क्लॉथिंग, हाउसिंग, फूड, क्लॉथिंग और हाउसिंग। फिर एजुकेशन आएगा, फिर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बाद एजुकेशन। फूड में 2 चीज़ें हैं, यानी कि उसका मेल न्यूट्रिशन कितना है, कुपोषण की स्थिति, स्टनिंग, वजन कम है, हाइट कम है। तो 2 चीज़ें पता कर लो, बच्चों में जाकर के 2 चीज़ें पता कर लो कि वजन कैसा है, खाने की स्थिति पता चल जाएगी। वजन कम है और हाइट कम है उम्र के हिसाब से, जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है और वजन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कुपोषण है, गरीबी का पैमाना। हेल्थ को मापने के तरीके हैं कि मृत्यु दर कितनी है, मात्र मृत्यु दर, मैटरनल मॉर्टेलिटी, कितनी माताएं जो है जन्म देते समय में मर जाती हैं, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, कितने बच्चे मर जाते हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज उससे पता चलेंगे। तो हेल्थ, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ये मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जाकर के पढ़िएगा इसको।
स्कूल में एडमिशन कितने होते हैं, फिर ड्रॉप आउट रेट कितना होता है, कितने बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, लिटरेसी पता चलेगी ना उससे। लिटरेसी तो मोटा अंदाज होता है, लेकिन खास करके बच्चों से गरीबी का पैमाना ये है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्कूल एनरोल कितने हो रहे हैं, एनरोलमेंट कितना है, कितने बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, कंप्लीट स्कूल जाते हैं। फिर कितने बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर स्कूल में एडमिशन होना अलग है और रेगुलर अटेंडेंस। गरीब बच्चे रेगुलर नहीं जा पाएंगे, किसी दिन काम पे चले जाएं तो रेगुलर नहीं है, तो उससे भी अमीरी गरीबी पता चलेगी। ड्रॉप आउट रेट से भी पता चलेगा। तो ये एरिया वाइज आप जाकर के अगर ये सब चीज़ें देखें तो आराम से पता चल जाता है। मकान कैसा है, कच्चा है, पक्का है, हाउसिंग की क्वालिटी पता चलती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत उम्र कितनी है, औसत आयु कितनी है, उससे पता चलता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो आंकड़े होते हैं ना, उनको ले आइए इसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वालों को भी ले आइए। पॉवर्टी बताने वाले और भी जो हैं उन सबको लेके आइए, क्योंकि ये अच्छी खासी रिसर्च के बाद चीज़ें आई है। बट ये आपका काम है। कल मैं ऐसे ही एक प्रोफेशनल डिग्री वाले व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो बताता है कि सरकार के पास एक्सपर्ट्स नहीं है। हम लोगों जैसे एक्सपर्ट सरकार के पास नहीं है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये जनरल स्टडी पढ़ के जाते हैं और गवर्नमेंट में नौकरी लग जाते हैं और डिसीजन मेकिंग इन्हीं के हाथ में होता है। लेकिन हम जैसे लोग इनको बेवकूफ़ बना के आ जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इनको बहुत सारी चीज़ें नहीं आता है, तो हम वहाँ जो भी बताते हैं उसमें ये हमको पकड़ ही नहीं पाते हैं और हम गलियाँ निकाल देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास हमारे जैसे लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट्स। मैंने कहा तुम गवर्नमेंट को कोई सेठ जी समझे हो कि गवर्नमेंट एक सेठ जी है और उसको मुनाफा कराना उद्देश्य है। मैंने कहा वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने पब्लिक सर्विस के लिए किया, गवर्नमेंट के फायदे के लिए नहीं किया। वो लुटाने के लिए बैठे हैं वहाँ। वो उनको लगता है कि गवर्नमेंट को इतना टैक्स का, इतने करोड़ का लॉस हो गया, गवर्नमेंट को इसमें इतने करोड़ का लॉस हो गया, ये गवर्नमेंट फालतू कर रही है, इससे इसको बचा के तो वो बहुत रिच हो सकती है, गवर्नमेंट इसको यूँ कर सकती है, गवर्नमेंट इसको यूँ कर सकती है। गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए करना, वो जो पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल सही चीज़ पढ़ के आए। मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये चीज़ पढ़ के आए हैं वो, और इसीलिए वो आपको बेवकूफ़ लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप उनको बेवकूफ़ बना देते हो। बेवकूफ़ नहीं है वो, उनको काम पीपल ओरिएंटेड, पब्लिक ओरिएंटेड काम करना है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं करना है। तुम्हारे पास जो क्लाइंट आता है वो अपना टैक्स बचाने के लिए आता है। क्रिमिनल जो होते हैं वो वकील के पास जाते हैं, क्राइम करके जाते हैं, तो वो बचना चाहते हैं। लेकिन पुलिस का काम क्या है, आईपीएस का क्या काम क्या रहेगा? पानी का दे दो इनको, है? पुलिस का काम क्या रहेगा? अपराधी को जेल के अंदर भेजना, यानी कि क्राइम प्रूव करना। वकील का काम क्या रहेगा? अगर मान लिया जाए कोई वकील छुड़ा ले गया अपराधी को, और वो वकील अगर ऐसा सोचे कि अगर पुलिस के पास मेरे जैसा होता तो आज ये अंदर होता, पर तुम उस तरह से हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि तुमको पुलिस उतना पैसा नहीं दे सकती ना जितना उसने क्राइम करने के बाद, क्योंकि उसने तो मर्डर कर रखा है, उसके बावजूद तुम छुड़ा लिया है, तो वो तो करोड़ों रुपया भी दे सकता है तुमको, क्योंकि वो जेल से बाहर है। लेकिन पुलिस वाले जेल में डालने के लिए इतना सारा पैसा नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि सरकार के पास इतना नहीं है। इसी तरह से कोई अगर 10 करोड़ का टैक्स बचा रहा है तो 1 करोड़ भी दे देगा, लेकिन जनता के कल्याण के लिए तुमको कोई 5-10 लाख से ज़्यादा की सैलरी नहीं देगा ना। इसलिए 10 लाख की सैलरी वाले जनता के कल्याण में लगे हुए हैं, उनके पास वो स्किल्स नहीं है, वो इसलिए एक्सपर्ट नहीं है। तो यहाँ जो सर आए थे, उन्होंने एक बार मैंने यहाँ बुलाया था, तो उन्होंने यही कहा था ना कि 500 ट्रक अगर आप
मालिक हो, 500 ट्रकों के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रक की ड्राइविंग आना चाहिए, आप ट्रक ड्राइवर जैसा नॉलेज भी होना चाहिए, यानी ट्रक चलाना आना ज़रूरी नहीं है। 500 ट्रकों को मैनेज करना है, उसके लिए ट्रक ड्राइवर होना ज़रूरी नहीं है। आ गया समझ? तो यहाँ मैनेजमेंट है, किस चीज़ का? पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए वो MBA नहीं है, MBA में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, MBA जो करता है। और इग्नू जो कराता है MPA, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप ह्यूमंस के साथ में हो, नागरिकों के साथ हो, बल्कि मानव नहीं, बल्कि क्या बोलेंगे, नागरिक, सिटीजन्स। और उनके पास राइट्स हैं, उनके पास राइट्स हैं जिंदा रहने के, डिग्निटी के। ये सब चीज़ें आप कहाँ ख्याल रख पाओगे? आप तो सरकार का ख्याल रखोगे, जैसे कॉरपोरेट का रखते हैं लोग, वो सरकार का ख्याल रखेंगे। तो सरकार को इसका मतलब आपने मालिक मान लिया है, कोई उद्योगपति मान लिया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मान लिया है सरकार को, इसलिए तो आप उसके फेवर में बात कर रहे हो। तो ये बहुत मुश्किल है। ये कैपिटलिज्म की मानसिकता समझ में आ गई। सोशलिज्म की मानसिकता लुटाने की है, खजाना लुटाने की। वेलफेयरिज्म, उसी को रेवड़ी कल्चर बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं ना कि रेवड़ियाँ नहीं बांटनी हमको। तो यहाँ क्यों आए? यहाँ तो रेवड़ियाँ ही बांटनी पड़ती ना, तो जॉब ही वही है। अपने आप को लुटाते कैसे हैं? आपके पास जो है वही लुटाना, बनाने के लिए नहीं हो आप, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो, कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं हो, कलेक्शन के लिए नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो। मंदिर में जो प्रसाद इकट्ठा होता है वो गोडाउन में भरने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए होता है। ये मंदिर के प्रसाद की तरह है। गवर्नमेंट जो होती है वो भंडारा होता है, आया समझ? और कोई भी नेशन जो होता है वो धर्मशाला होती है, वो प्राइवेट हाउस नहीं है, प्राइवेट पार्टी नहीं है जिसमें सिलेक्टेड इनवाइटी आएंगे। ठीक है? तो ये कंसेप्ट कहाँ का है? यूरोप का। राष्ट्र, राज्य, नेशन स्टेट का कंसेप्ट कहाँ का है? नेशन स्टेट यूरोप का कंसेप्ट, कि एक नेशन होगा। यहाँ नेशन एसिमिलेशन का नाम, सम्मिलित करने का नाम, इंटीग्रेट करने का नाम नेशन है। उनका नेशन एक बाउंड्री है और उसके अंदर जो लिमिटेड लोग हैं उन्हीं के पास पावर है, लिमिटेड लोगों के पास पावर। तो कुछ बात समझ में आई ना? तो इसलिए सिविल सर्विसेज की जो मूल भावना है, तो प्रीलिम्स में भी 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन इमोशन, सेंटिमेंट्स को टच करते हुए होते हैं। उसमें आप स्पेकुलेशन, एंटिसिपेशन से नहीं जा पाओगे, सेंटिमेंट से जा पाओगे। मात्र सेंटिमेंट ठीक रखोगे, बांटने का, वेलफेयर का, और वो ऑब्वियस मानोगे, तो अपने आप आपका टिक जो है सही जगह पर लग जाएगा, अपने आप टिक सही जगह लग जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं रखा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर क्या है कि थोड़ा सा देखिए, इसके अंदर बहुत सारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसके अगेंस्ट लोग नहीं जाते या जा नहीं सकते, जाते हैं, ढेरों लोग जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो एक तरह से कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जो है कभी भी इस तरह से सोशलिज्म के, जबकि वो दलित समाज को रिप्रेजेंट करते थे और वो डिप्राइव्ड है, वंचित है, लेकिन उन्होंने कभी भी सोशलिज्म को सपोर्ट उस तरह से नहीं किया, समाजवाद को, कम्युनिज्म को कभी सपोर्ट नहीं किया। कम्युनिज्म को तो कतई नहीं किया एक तरह से, जबकि वो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता था, उसको सपोर्ट नहीं किया। किसको किया? कैपिटलिज्म को एक तरह से। वो खुद ही कार में घूमते थे, सूट बूट टाई के बिना, कोट पैंट पहन के ही रहते थे, कभी भी वो रहे नहीं। गांधी ने तो लंगोटी पहनी और कहा कि औसत भारतीय आदमी जैसे जीता है उसके पास जब तक कपड़े नहीं आ जाते, सारे भारतीय लोगों के पास पूरे कपड़े नहीं आ जाते, मैं पूरे कपड़े धारण नहीं करूंगा। तो ये तो सोशलिज्म का, गांधीयन फिलोसॉफी थोड़ी सी अलग है, हालांकि वो ट्रस्टीशिप वाली बात करते हैं,
वो भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी गांधी जो है काफ़ी हद तक उनकी फिलॉसफी लोगों के साथ है। लेकिन अंबेडकर का कैपिटलिज्म के सपोर्ट में जाना दूसरे कारण थे। उनका मानना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो कैपिटलिस्ट लोग ही तैयार कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एक फ़ायदा ये है कि अर्बन सोसाइटी होगी, अर्बन एरिया होगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी, मालिक मुंबई में बैठा होगा, अमेरिका में बैठा होगा, उसकी इंडस्ट्री है, तो उसमें अनटचेबिलिटी और ये सब प्रैक्टिस नहीं होंगी, क्योंकि उसमें जातिवाद और ये सब छोटे छोटे मुद्दे हो जाएंगे। और जनसंख्या की साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसमें जाति पूछना और फिर उसके साथ छुआछूत करना ये संभव नहीं होगा। पुल बहुत बड़ा हो जाता है, आइडेंटिटी नहीं रहती, इसलिए बड़े शहरों में जाति बिल्कुल गायब सी हो जाती, जाति का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वहाँ आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। गांव में एक पहचान होती है, जातिगत पहचान होती है, और वो उसके साथ चिपकी हुई रहती है। उसके आधार पर उसको वंचित किया जाता है, उसके आधार पर शोषण होता है, उसके आधार पर छुआछूत होती है, भेदभाव होते हैं। तो इसलिए गांव जो है वो भेदभाव के केंद्र हैं। और गांधी जो थे वो ग्राम राज्य की बात करते, ग्राम स्वराज की बात करते थे। इसलिए पंचायत चुनाव कभी भी डॉक्टर अंबेडकर ने सपोर्ट नहीं किया, पंचायती राज को उतना सपोर्ट नहीं किया, इसलिए डीपीएसपी में रखा आर्टिकल 40। उनको मालूम है कि गांव में जो सरपंच होगा वो उच्च वर्ग का होगा तो वो बहुत ज़्यादा शोषण करेगा, क्योंकि सारा पावर उसके पास इकट्ठा हो जाएगा और उसको पता है कि वो चुन लेगा ना लोगों को। वहाँ तो गिने चुने लोग होते हैं, तो वो घरों को जानता है, नाम जानता है, लोगों की शक्लें जानता है, उसके आधार पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और वो बहुत सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसलिए वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। तो इसलिए सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा डायलेमा है। तो फिर अच्छा कौन सा है? अगर डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से देखें तो फिर कैपिटलिज्म अच्छा है। एक आदमी के पास बहुत सारी संपत्ति आ जाए तो बहुत अच्छा, और फिर वो बहुत सारे उद्योग चलाए, और फिर जब वो अपनी इंडस्ट्रीज में रोजगार देगा तो उसमें जाति पूछ करके रोजगार नहीं देगा, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उनमें जिसमें योग्यता होगी उसको मिल जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन कम से कम जाति पूछ करके उसको टारगेट तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये अर्बन, इसलिए अंबेडकर बोलते थे अगर गांव में बहुत छुआछूत होती तो थोड़े बड़े शहर में आ जाओ, यहाँ बहुत होती है तो विदेश चले जाओ, दूसरे देश में चले जाओ, लेकिन उन छोटी जगहों को छोड़ दो जो छुआछूत के केंद्र हैं, जहाँ एक पहचान बनी रहती है, उन जगहों को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ आपका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि उन मान्यताओं से कैसे लड़ोगे, वो तो बहुत गहरी है, 2000 सालों से घुसी हुई है, और इतने लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है। इनहेरिट होती है, परंपरा के तौर पे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है, शिक्षा के तौर पे दी जाती है, संस्कार के तौर पे दी जाती है, और बल्कि प्रैक्टिस कराई जाती है। आदमी अपने जीते जी अपने बच्चों को उस टाइप की प्रैक्टिस करवा के जाता है कि तुम इन सब चीज़ों को निभाओगे, परंपराओं को निभाओगे, और वो परंपराएं जो है वो शोषण को ख़त्म ही नहीं होने देती। तो वो अगर उन चुनौतियों से एक साथ मुकाबला करना है तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज, अर्बन सोसाइटी। रूरल और एग्रेरियन सोसाइटी में रहोगे तो एक तो शिक्षा की भी कमी होती है। रूरल और एग्रेरियन सोसाइटी में, कृषक समाज में शिक्षा बहुत कम होती है, लिटरेसी बहुत कम होती है। लिटरेसी होती है तो भी चूंकि उसको सोसाइटी में रहना है, और रूरल सोसाइटी है तो अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप वो है जिसको हम की भावना होती है, वी, हम की भावना। तो गांव में हम की भावना, पूरा गांव जो होता है एक प्राइमरी सोसाइटी होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है। हम इस गांव के हैं, ये हमारे गांव का है, ये लड़की हमारे गांव की है, ये हमारे मोहल्ले का है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। लेकिन जब कोई ये बोलने लग जाता है कि तुम वहां के हो, तुम यहां के नहीं, तो वो जो तुम जिसको बोल रहा है, यू जिसे बोल रहा है ना, वो सेकेंडरी ग्रुप है। और जब तीसरे की बात की जाती, दे, वे,
उनकी बात कर रहे हैं। दे की बात जब कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। ये 3 प्रकार के ग्रुप बताए हैं सोशियोलॉजी में। तो मैं तो चूँकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो इसलिए आपको मैं घुमा रहा हूँ सब तरफ, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है आपका बनेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो एग्रेरियन और रूरल सोसाइटी क्या होती है, पूरी तरह से प्राइमरी ग्रुप होता है। तो उसमें डिप्राइवेशन है, उन चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें प्रैक्टिस होके ही रहती है। इसलिए आप देखोगे इतने सालों बाद भी शहरों में बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई, लेकिन गाँव में अभी भी बनी हुई है। उसका कारण है कि वहाँ का कल्चर है और वो प्राइमरी ग्रुप है, और एक दूसरे को फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए किसी दलित के यहाँ खाना पीना जो है वो गांव में नहीं करेगा वो व्यक्ति, लेकिन वही अगर शहर में आएगा तो हो सकता है उसके साथ खा ले और उसके घर पे खाना खा ले। लेकिन गांव में जाकर के वो कहेगा कि अभी तुम मतलब मुझे ये खाने के लिए ऑफर भी मत करना, मतलब यहाँ हमको ये जताना नहीं है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ शहर में खा लेता हूँ। वो आइसोलेट हो जाएगा। ये आइसोलेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्राइमरी ग्रुप, है ना। समाज, कृषक समाज, ग्रामीण समाज। तो गरीबी उस समाज में दूसरे प्रकार की गरीबी है, और अर्बन एरिया में दूसरे प्रकार की गरीबी। तो ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी, इसलिए आप देखोगे कि दोनों की कैलोरी लेवल में भी दोनों अंतर रहता है। बोलते हैं शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में कम कैलोरी की बात की जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कैलोरी, क्योंकि यहाँ कोई आदमी काम करने के लिए भी जा रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के जा रहा है, बस में बैठ करके जा रहा है, ट्रेन में बैठ करके काम करने के लिए जा रहा है, फिर काम खत्म होने के बाद वो ट्रेन में बैठ करके, बस में बैठ करके घर आ जाएगा। लेकिन गांव में अगर कोई मजदूरी के लिए जा रहा है तो पैदल 3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक चलता है, फिर वापस काम करके लौटता है, तब भी वो पैदल लौटता है। तो वहाँ कंडीशंस जो है वो डिफरेंट होती है। रिलेटिव पॉवर्टी, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। किसी से रिलेट करके देखना, अर्बन पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, ठीक है, कास्ट के आधार पर, कास्ट बेस्ड पॉवर्टी। तो कास्ट बेस्ड पॉवर्टी, तो ये चीज़ें सच हैं, बहुत सारी चीज़ें सच हैं। क्यों सच हैं कि आप कहेंगे कि नहीं कास्ट बेस्ड नहीं होती, तो कास्ट बेस्ड नहीं होती तो फिर आप एक काम कीजिए कि ये जो सारे लक्षण हैं कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कितने बच्चों का हाइट कम है, कितने बच्चों का वेट कम है, कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान की स्टडी तो एक व्यक्ति बता रहा था, मैंने आपको बताया भी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही बता रहा था कि राजस्थान में जब सर्वे किया, एनजीओ ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने करवाया था, तो कितनी महिलाओं की मृत्यु, महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट मन जो हॉस्पिटल में मरती हैं मान लीजिए, तो उसके कई सारे कारण होते हैं। पहले से मेल न्यूट्रिशन भी एक कारण होता है, लेकिन उन्होंने स्टडी किया था कि एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण कितने लोगों की मृत्यु, तो उसमें SC ST की संख्या सबसे ज़्यादा थी। अगर 100 महिलाएं मरी हैं कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, उसको रेफर कर दिया गया था शहर के लिए, या रेफर ही नहीं किया डॉक्टर ने, जबकि वो शहर में भेज सकता था, ज़्यादा सुविधाओं वाले अस्पताल में भेज सकता था, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी में भेज सकता था, केवल एम्बुलेंस के लिए रिकमेंड कर देता। एम्बुलेंस अवेलेबल भी थी, लेकिन अधिकांश डॉक्टर, अधिकांश पॉलिटिशियन, अधिकांश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी जानबूझ करके भेदभाव करते हैं और उन्होंने रिकमेंड ही नहीं किया, रेफर ही नहीं किया। इसलिए एम्बुलेंस के अभाव में, केवल एम्बुलेंस के अभाव में मरने वाले जो महिलाएं हैं 90% SC ST की। तो कास्ट बेस्ड पॉवर्टी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन के कारण भी तो है ना पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के जो लक्षण हैं उसमें आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी बच्चे को स्कूल जाकर के केवल पढ़ना है तो वो चला जाएगा, लेकिन किसी बच्चे को मान लीजिए स्कूल जाकर के झाड़ू निकालनी है पहले पूरे कमरे की, क्योंकि वो दलित है, तो वो स्कूल जाने से कतराने लगा, क्योंकि उसके दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, जाति के नाम से चिढ़ाते हैं, तो फिर वो स्कूल नहीं जाएगा। तो ड्रॉप आउट रेट उन लोगों में ज़्यादा होगा, क्योंकि स्कूल में उससे सफाई करवाए। किसी के पिता मान लिया जाए शहर में शौचालय साफ करते हैं, तो अगर वो बेटा जाएगा तो स्कूल का शौचालय उसके बेटे से साफ कराया जाता है।
क्योंकि उसके साथ वो चीज़ चिपकी हुई है ना, तो ड्रॉप आउट रेट उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो गरीबी कास्ट बेस्ड भी बहुत ज़्यादा है, रूरल अर्बन वाला तो देख, इसलिए रिलेटिव पॉवर्टी इंडेक्स में ये सब चीज़ें नहीं आएंगे। ये इमोशनल भी नहीं है खाली, ये डेटा बेस्ड है। कोई सर्वे तो करे तो सही, लेकिन उसको उजागर क्यों नहीं करते, एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? बहुत सारे सेंसिटिव लोग हैं, ऐसा नहीं कि अपर कास्ट में अच्छे लोग नहीं हैं जो इस टाइप की चीज़ें नहीं कर पाते, अपर कास्ट वाले भी करते। ये जो रिसर्च बता रहा हूँ ये अपर कास्ट के डॉक्टर नहीं की है, वो IAS भी है, डॉक्टर भी है, अपर कास्ट का है, बट वो रिवील नहीं कर पाया इसको, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को नुकसान था। क्योंकि अगर इसको करता तो गवर्नमेंट का फेल्योर दिखता, तो वो रिवील नहीं कर पाया। सच्चाई आज भी, अब चूंकि एक बार सर्वे हो गया है, ये हो गया, तो इसको कोई डबल भी कर सकता है, वो तो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, प्राइमरी डेटा तो हो ही चुका है ना। तो उसी डेटा का अगर रिपीट करना सर्वे तो कितना आसान है, जाकर के उसी की हिस्टोरिकल उसी चीज़ को देख लिया जाए कि क्या ये पिछले 10 साल में ऐसा हुआ है, तो आंकड़े निकल आएंगे। तो इसलिए इंडिया के चैलेंजेस बहुत अलग अलग प्रकार के चैलेंज हैं भारत में। गरीबी कम करने के जो उपाय हैं वो आपको केवल ऐसे उपाय लिख देने से या योजना बना देने से उससे बात नहीं बने। केवल जननी एक्सप्रेस चला देने से, वो एम्बुलेंस तो खड़ी है हॉस्पिटल में, खाली भी खड़ी है, लेकिन उसका ड्राइवर किस कास्ट का है उस पर भी बहुत मायने रखता है, डॉक्टर किस कास्ट का है वो उस पर भी मायने रखता है, उस जगह का SDM किस जाति का है उस पर भी मायने रखता है, तहसीलदार किस जाति का है वो भी मायने रखता है, सरपंच कौन है वो भी मायने रखता है। क्योंकि वो ड्राइवर बोलेगा इतनी नीचे जाति के आदमी की पत्नी को मैं लेके जाऊंगा, अगर उसने ऑब्जेक्शन ले लिया तो उसके बाद मामला वैसे ही गोलमाल हो जाना। और फिर डॉक्टर भी अगर उसी तरह का है तो फिर मामला, तो इसलिए वो केवल ये वाला हिस्सा नहीं है, ये मामला केवल इतना आसान नहीं है, पेचीदा है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। इसलिए जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे ना, तो इसलिए इसकी तैयारी में ये संवेदनशील क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और एथिक्स वाले पेपर में तो ये सब है, एथिकल डायलेमा यही है कि आप किधर जाओगे, अपनी कास्ट की तरफ जाओगे, अगर आप अपर कास्ट से हो तो आप अपर कास्ट की तरफ जाओगे या उसके सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे कास्ट के अगेंस्ट जाकर के। अपनी कास्ट के व्यक्ति को सस्पेंड करोगे, धमकी दोगे कि तुम घर बैठ जाओ, दूसरा आदमी रखेंगे हम क्योंकि तुम गड़बड़ हो। अब ऐसा ऑर्डर कितने लोग दे पाएंगे, क्योंकि समाज में तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सब लोग उसको बुलाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, चाय पिलाते हैं, मुख्य आसन पर बिठाते हैं, तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा उसके लिए। एथिकल डायलेमा, तो जो 4th पेपर में एथिकल डायलेमा पढ़ते हो ना, वो इसी टाइप का है ये प्रॉब्लम। तो इसलिए केवल पॉवर्टी की बात कर लेना तो ऐसा नहीं है। गरीबी मतलब बहुत महसूस करने की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, केवल कास्ट वाली बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वंचित जो हैं ऑलरेडी वंचित हैं, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में है, और या फिर जो डोमिनेंट कास्ट है या क्रिमिनल्स हैं या जिनको हम दबंग कहते हैं उनका अत्याचार है, एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज तो डिप्रीवेशन है क्यों? हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी पढ़ना चाहता, हर आदमी अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है, तो फिर दिक्कत क्या है? तो वही पुश फैक्टर और पुल फैक्टर आ गया ना समझ। तो गरीबी से निकलने के लिए 2 फैक्टर काम करेंगे। अगर समाज सहयोग करेगा तो गरीबी से निकलने में जल्दी आसान होगा, और केवल सरकार कोशिश करेगी तो फिर बात नहीं बनेगी। दोनों कोशिश करेंगे तो फिर बात बनेगी। जो निकलना चाहता है वो भी, जो वहाँ हैं लोग वो भी सपोर्ट करें, और बाहर से हाथ खींचने वाला भी सपोर्ट, सभी लोग सपोर्ट करें एक साथ, तो बहुत आसान हो जाता है निकलना बाहर। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस कंडीशन में बैठे हुए हैं कि हल्का सा झटका लगा, घर में एक बीमारी आई कि वो एकदम गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। अभी गरीबी रेखा से ऊपर तो हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं, लेकिन घर पे यदि किसी का हार्ट अटैक हो गया और अस्पताल में 4-5 लाख रुपया खर्च हो गया तो बचत सारी खत्म हो जाएगी, और फिर आगे किसी न किसी का कोर्स बंद कराना पड़ेगा। किसी के कॉलेज की हर साल फीस अगर किसी ने सोच रखी है कि 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया हर साल फीस दे देंगे और ये पूरी डिग्री करेगा,
और अगर इलाज में किसी के लग गया, माँ के पिता के पैसा, तो बाकी के 2 साल वो नहीं कर पाएगा तो डिग्री छूट जाएगी। क्योंकि ऐसे लोगों के पास यदि एसेट्स नहीं है, कोलेट्रल नहीं है, तो फिर वो बैंक वाला लोन भी नहीं देगा इतनी आसानी से। मिड में देता भी नहीं, वो एडमिशन के समय में पहले से देता है, तो बहुत झंझट है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिनको ठीक करना पड़ेगा। तो आपको बड़ी सेंसिटिविटी के साथ में इसको लिखना आना चाहिए, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस से लिखना, एकदम इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एम्पैथी के साथ। वो जो व्यक्ति मुझे मिला था, मैंने अभी डिस्कशन बताया, वो वाला नहीं कि सरकार को फ़ायदा कराना है। तो ऐसे लोग हैं जो मतलब सोचते हैं कि अगर मैं वहाँ हूँ तो मैं सरकार को बहुत फ़ायदा करा सकता हूँ। सरकार को फ़ायदा नहीं करना। सरकार तो कलेक्शन जो किया, सरकार तो वो तो मंदिर में प्रसाद जो इकट्ठा हुआ है, सब लोग फल रख गए और फिर उनको कट के सबको प्रसाद बांटना है, वो उस तरह से है। सरकार का रेवेन्यू, जीटीआर जो है सरकार के पास जो आ रहा है, वो रेवेन्यू बंटने के लिए है, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट वर्क होने चाहिए, लॉन्ग टर्म वर्क होने चाहिए। ये बात अच्छी है कि रोड्स बने, फ्लाईओवर बने, लेकिन ये केवल एक जगह पर बने नहीं। रूरल वाला जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, वो बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने सबसे पहले फोकस किया रूरल एरिया पे। अब्दुल कलाम का और अटल बिहारी वाजपेयी का, उनका दोनों का कंसेप्ट मिला जुला होता। उन दोनों ने संकल्प जो उठाया था वो रूरल एरिया से शुरू किया था, उन्होंने अर्बन एरिया से शुरू नहीं किया था। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह सब उसी समय बना, और आप जानते हो जो स्वर्णिम चतुर्भुज वाली बात आती है वो भी है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 12मासी सड़कें गांव में, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, पूरा जो बताया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा का कंसेप्ट, वो विजन 2020 था। तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स को, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ तो पैमाना जो है गरीबी का या परसेंटेज मानने का, वो ही बहुत अलग अलग है। अलग अलग एजेंसी अलग अलग, कोई भारत में 25% गरीब बताता है, कोई 20% बताता है, कोई 15%, कुछ लोग तो इस हद तक बोलते हैं केवल 6% लोग ही गरीब है। ठीक है, केवल लोग बोलते हैं केवल 6% लोग गरीब हैं। एक होती है एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही अत्यधिक गरीब, एकदम पॉवर्टी, एक्सट्रीम लेवल पे पॉवर्टी, जो बिल्कुल ही सरवाइव करने लायक नहीं है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। और एक मैंने अभी बताया था आपको, पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल पास है। और एक जो है इस कंडीशन में है कि वनरेबल है, कभी भी पहुंच जाएगा पॉवर्टी लाइन के नीचे। कोविड में ढेरों लोग, कोविड में लगभग 10 करोड़ लोग अपने आप पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, क्योंकि उनकी बचत खत्म हो गई, सेविंग्स खत्म हो गई, उन्होंने सेविंग्स से काम चलाया। अच्छे अच्छे लोगों ने सेविंग्स से काम चलाया, सर्वाइवल के लिए उनके पास था ही नहीं कुछ, बचत से काम चला लिया। जो बचत थी वो पूरी खत्म हो गई, लोगों की पूरी बचत खत्म हो गई। अब उस चीज़ को कई लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो तो दिखता है मार्केट में, इकोनॉमी में दिखता है। मुझे खुद ही दिखता है, मेरी जो प्राइवेट क्लास है, जो मैंने इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता हूँ, उसमें जो फीस आने का जो तरीका होता था वही बदल गया, इंस्टॉलमेंट में आने लगी। पहले बल्क में एक साथ फीस जमा कराते थे, नोट की क्वालिटी से पता चलता था। एक साथ 500 के नोट जमा करा करके पूरी फीस जमा करा जाते थे, कोई इंस्टॉलमेंट मांगता नहीं था, बहुत कम लोग इंस्टॉलमेंट की बात करते थे। अब जो भी आता है वो बहुत सारी इंस्टॉलमेंट चाहता है, छोटे छोटे नोट ला के देता है, अरेंज करके ला के देता है, टुकड़ों में देता है, बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ा सर्वे तो हमारे पास ही, बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, भयंकर चेंज है, ड्रास्टिक चेंज, बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज। और तमाम बिजनेस वालों से पूछ लेंगे, सर्वे कर लेंगे आप, 25 दुकानों पे जाके सर्वे कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। कंप्यूटर के सामान बेचने वालों से पता कर लीजिए, कितने लैपटॉप बिकते थे, कितने मोबाइल बिकते थे, कितने लोग पीसी तैयार कर, पर्सनल कंप्यूटर तैयार करवाते थे, उसका सेल आधा हो गया, आधे से भी कम है अभी।
तो इसका मतलब है कि ये वो सारे वो लोग थे जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर थे और उनके पास रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी पैसे की बचत थी। वो इन सारी सुविधाओं का लाभ लेते थे, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते थे, कंज्यूम करते थे, ठीक है। बट अब वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सेविंग्स गायब हो गई। वो एक्स्ट्रा पैसा जो था जिससे वो ये सब करते थे वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो जब एकदम से ऑनलाइन हो गया और मार्केट भी बंद था, मोबाइल आप खरीद नहीं सकते थे, तो सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों को 2 साल की स्कूलिंग का नुकसान हुआ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी। बट ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन होना ज़रूरी मिनिमम, और स्मार्टफोन के साथ में डेटा, हर महीने का डेटा आपको रिचार्ज करवाना है। और कई बार वो 1 GB 5 GB तो ख़त्म हो जाता है जल्दी, क्लास बीच में ही रह जाती थी। तो कितने बच्चे स्मार्टफोन के बिना और उस डेटा के बिना 2 साल की शिक्षा से वंचित हो गए। अमीर आदमी का बच्चा अगर किसी एक दिन होमवर्क न करें तो भूचाल आ जाता है, और ऐसा लॉकडाउन के समय में भी था, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो। यानी कि एक दिन का होमवर्क न करे तो ऐसा लगता है कि आदमी को कि ये पिछड़ जाएगा और ये आउटडेटेड हो जाएगा और ये इस दुनिया में रहने लायक नहीं है और ये जिएगा कैसे। तो यहाँ तो 2 साल लगातार वो बाहर था शिक्षा से। और पूरी दुनिया का सर्वे किया गया तो इंडिया का सबसे ज़्यादा स्कूल बंद था। इंडिया में स्कूल सबसे लंबे समय तक बंद रहे पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा समय तक स्कूल बंद रहने का रिकॉर्ड इंडिया के पास है। तो वंचित कौन हुए? जो YouTube नहीं देख सकते थे, जो पढ़ाई के दूसरे ऑनलाइन साधन नहीं थे उनके पास, वो शिक्षा से वंचित रहे। क्योंकि यहाँ तो डेली जो गाइडेंस मिलता है उसी होमवर्क को तो वो करके आगे बढ़ता है, और डेली का होमवर्क और गाइडेंस ही नहीं था ना, तो हमेशा प्रभावित होता है। इसलिए गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। ये गरीबी का दुष्चक्र बोलते हैं इसको, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये जरूर लिखिएगा, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गूगल इमेज में मिल जाएगा आपको। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का मतलब यह है कि पॉवर्टी की वजह से वो मेलन्यूट्रिशन में रहेगा और एजुकेशन से भी वंचित रह जाएगा और स्किल्स से भी वंचित रह जाएगा। तो स्किल्स एंड एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और ये जब नहीं मिलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बहुत हल्का मिलेगा या फिर अनएम्प्लॉयड रहेगा, वो डेली वेजेस पे जाएगा, मजदूरी करेगा। और मजदूरी भी कम मिलेगी तो वेजेस कम मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा, वेजेस कम मिलेंगे बिकॉज ऑफ मेल बॉडी ठीक नहीं है, एजुकेशन ठीक नहीं है, स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड नहीं होना, एजुकेटेड प्रॉपर नहीं होना और शारीरिक रूप से समर्थ नहीं होना, इन तीनों कारणों की वजह से एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं होगा, वेजेस कम होंगे। ये कम होंगे तो फिर कर्जा लेना पड़ेगा, तो फिर ब्याज देना पड़ेगा, तो बचत, तो वो एक कर्जदार भी रहेगा, इंडेटनेस आएगी, ऋणग्रस्तता। और ऋणग्रस्तता में फिर गुलामी, कई बार स्लेवरी, एक तरह से बेगारी, एक्सप्लॉयटेशन डबल। कई बार बच्चों को भी लगना पड़ता है पिता का कर्जा उतारने के लिए और उसके लिए वो चीज़। और उसके बाद फिर बीमारियां, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ होने के, ऐसे व्यक्ति को बड़ा होने के बाद भी बीमारियां ज़्यादा रहेगी तो जल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहेगी। और इन सब चीज़ों की वजह से फिर से गरीबी आएगी। तो गरीबी उसी के कारण आती है और फिर गरीबी के कारण वापस वो सारे कारण तैयार हो जाते हैं जिसकी वजह से गरीबी आई थी। तो ये चक्र चलता रहता है, तो गरीब और गरीब होता रहता है। इसलिए इनविजिबल हैंड से काम नहीं चलेगा, विजिबल हैंड होना चाहिए। आप कहोगे कि एडम स्मिथ चल जाएगा, नहीं, कीनेसियन इकोनॉमिक्स, इंटरफेयर करना पड़ेगा, लेसेस फेयर से बात नहीं बनेगी, आना पड़ेगा गवर्नमेंट को बीच में सपोर्ट करने के लिए। सो वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट, कल्याणकारी सरकार, वेलफेयरिस्टिक स्टेट।
इसलिए उसको सोशलिज्म मॉडल, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, समाजवादी सरकार, इसलिए सोशलिस्ट को प्रीएम्बल में डाला था, प्रीएम्बल में इंट्रोड्यूस किया था ना। अरे क्यों किया था? प्रीएम्बल में इसलिए डाला था। और सेक्युलर होंगे तो फिर भेदभाव नहीं होगा, अदरवाइज न्यूट्रल रहेंगे, नहीं तो फिर फेवर कर जाएंगे किसी न किसी का धर्म के आधार पर। इसलिए सेक्युलर वर्ड डाला था। सेक्युलर वर्ड का मतलब वहाँ धर्म का दुश्मन नहीं है, कई लोगों ने उसको ये माना। सेक्युलर को धर्म का दुश्मन माना जाता है, धर्म का दुश्मन नहीं है, वो भेदभाव नहीं करेगा। कांग्रेस ने किया, मुस्लिम अपीजमेंट किया है, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया वोट बैंक के वजह से, वहां मामला गड़बड़ हो गया। आपको भेदभाव करना ही नहीं था, किसी के साथ नहीं करना। देखिए अपीजमेंट भी भेदभाव ही है। किसी एक बच्चे को ज़्यादा टॉफी देना, किसी एक बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, किसी एक बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना, आते जाते एक ही बच्चे के सिर पे हाथ फेरना, ये अपीजमेंट है। तो इसी को तो दूसरा आदमी भेदभाव बोलेगा। जिस बच्चे के सिर पे आपने आते जाते हाथ नहीं फेरा तो वो भेदभाव मानेगा, माना, क्योंकि बराबर इसके ऊपर भी हाथ फेरा सिर पे, उसके ऊपर भी हाथ फेर के निकलो, फिर आते समय भी दोनों के सिर पे हाथ फेरो, तब जाकर के सेक्युलर होगा। बात समझ में आई ना? सेक्युलर का मतलब ये है निस्वार्थ, एकदम न्यूट्रल। तो सेक्युलर वर्ड का धर्म से कोई लेना देना नहीं, वहां नाम जरूर लिख दिया धर्मनिरपेक्ष, लेकिन इसलिए हम कई बार योजना भी आती है तो उसको बोलते हैं सेक्युलर स्कीम है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वली बिहेव करेगा। तो सेक्युलर का रिलीजन से मतलब नहीं। सेक्युलर को आप नॉर्मल वर्ड में देखना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है न्यूट्रल, उदासीन। लेकिन उदासीन एक निगेटिव हो जाता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। सेक्युलर एक पॉजिटिव वर्ड हो जाता है कि हम कुछ करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे लेकिन करेंगे, प्रोग्रेसिव वर्ड। तो समाजवादी, सोशलिस्ट, वो वर्ड यहां से पॉलिटी आ गई ना, पॉलिटी जुड़ गई। पॉलिटी के बिना तो इकोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। तो फिर वो जो निर्वाचन आयोग बनाया है, आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर रखा है पॉलिटी में, प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर रखा है, मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद प्रीएम्बल है। तो फिर क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। ये किसकी बात करती है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। वोट देना, चुनाव जीतना, डिसीजन मेकिंग करना, बिल पेश करना, कानून बनाना, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। फिर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, डीपीएसपी, वो डीपीएसपी है। तो ये डीपीएसपी से सीधे जुड़ेंगे ये वाली चीजें। क्लियर हो रहा है? तो ये है गरीबी का आधार। और ये लोग जो है इसी को बाईपास कर जाते हैं, इसी चैप्टर को थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। हम लोगों को इस चैप्टर को बहुत गहराई से पढ़ना है। तो ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन देख लो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी देख लीजिए, रिलेटिव पॉवर्टी देख लीजिए। उसके बाद फिर गरीबी मापने के तरीके बहुत पहले से चले आ रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल वाले, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा अंग्रेज सब लूट के ले गए, वेल्थ ड्रेन, धन। ठीक है, तो वो सारी बातें जो है वो वहां से चल रही है। बाद में पंडित नेहरू ने दिया था, पंडित नेहरू के उसमें 1937 में कमेटी बनी थी, उन्होंने गरीबी की बात की थी, गरीबी रेखा की बात की थी। बहुत कम था उस समय के हिसाब से, वो देख लीजिएगा। बॉम्बे प्लान में आया था तो प्री इंडिपेंडेंस 3 चीजें हुई है, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में लकड़ा वाला फार्मूला। ठीक है, तेंदुलकर वाला,
रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमीशन, तो ये सारा आपका सिलेबस है, ठीक है। और रंगराजन कमीशन के समय में तो काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हो गई थी, तब हमने गरीबी रेखा को अच्छे से डिफाइन कर लिया था। बीपीएल का कंसेप्ट, बीपीएल का कंसेप्ट, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। तो बिलो पॉवर्टी लाइन तो उस समय में जब पहली बार जब तेंदुलकर कमेटी ने बताया था तो 32 रुपये बताया था कि 32 रुपये से ज़्यादा अगर कोई कमाता है तो वो अमीर है, तो उसका उस तरह से लिया गया था। लेकिन 32 रुपये पर डे मतलब उसका उद्देश्य ये था कि 32 रुपये में मतलब गरीब मानेंगे, 32 रुपये से नीचे वाले को गरीब मानेंगे, लेकिन उसके पूरे फार्मूले को समझना पड़ेगा। लेकिन हाइपर होता है ना जब समाज में ये ऐसी चीज़ें आती है और पॉलिटिकल हो जाती है, तो फिर तो पॉलिटिशियन उसको बुनाने लगते हैं। अच्छा मतलब कोई किसी ने 33 रुपये कमा लिया तो वो अमीर हो जाएगा पर डे 2009 में, और उस स्थिति में 11-12 में फिर वो सी रंगराजन को लाए, उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस किया, ठीक है। तो सी रंगराजन तारणहार की तरह है, कभी भी सरकार में कोई भी बवाल मचा हो तो रंगराजन को ले आते हैं, उसकी कमेटी बना देते हैं। तो सारे मामले, चाहे इन्वायरमेंट का हो, चाहे तेल का हो, चाहे कोई सा भी हो, रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमीशन मतलब डैमेज कंट्रोल, ठीक है, जनता को शांत करना, विरोधियों को शांत करना। तो रंगराजन कमीशन सारे हैं, लगभग बहुत सारे हैं। वो ऐसे ही एक रिजर्व आदमी बैठा हुआ है, वो उसको ला करके वो कर देते हैं। तो ये तो वो वाला हो गया। मैंने आपको बताया किताब इकोनॉमिक्स के हिसाब से गरीबी कम करने के, एक विशेष साइकिल पे जरूर लिख लीजिएगा पॉवर्टी क्या, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन सोसाइटी, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार लोग इसको पॉलिटी से इस प्रकार से जोड़ करके देखते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती तो चुनाव में बहुत खर्चा होता है, जबकि ये गरीबी के निवारण में काम हो सकता है। और पॉवर्टी रेडिकेशन प्रोग्राम जो चले थे गरीबी उन्मूलन के, गरीबी हटाओ, उनके क्या थे 20 सूत्री प्रोग्राम थे, वो सब इंदिरा गांधी की आलोचना, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हो जाएंगी। तो ये आपको उसमें करना पड़ेगा। हम दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, इनइक्वलिटी। पॉलिटी से सीधी जुड़ी हुई है इनइक्वलिटी, असमानता। अभी तो थॉमस पिकेटी खूब चल रहे हैं अमेरिका में, जो इनइक्वलिटी की बात होती है। तो थॉमस पिकेटी की जो इनइक्वलिटी वाली किताब है उसको ज़रूर आप भी पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। निबंध वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है, इकोनॉमी बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। थॉमस पिकेटी स्वीकार करते हैं अमेरिका में भारत से भी ज़्यादा इनइक्वलिटी है, भारत से और ज़्यादा है, बट वहाँ ट्रिकल डाउन मान सकते हैं क्योंकि छोटी जनसंख्या है, कम जनसंख्या की वजह से ट्रिकल डाउन का फ़ायदा होता है। गरीब से गरीब आदमी भी, इसलिए किस देश का गरीब व्यक्ति है, जापान का गरीब यानी अमीर देश का गरीब व्यक्ति भी भारत के औसत व्यक्ति एवरेज आदमी से ज़्यादा अच्छा होगा। तो गरीबी इसलिए रिलेटिव पॉवर्टी, पॉवर्टी है कहाँ पर, ठीक है, पॉवर्टी कहाँ पर है। इसलिए तो EWS का विरोध हुआ था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, कि अपर कास्ट में जो पॉवर्टी है वो लोअर कास्ट की पॉवर्टी से डिफरेंट है। लोअर कास्ट की पॉवर्टी और अपर कास्ट की पॉवर्टी में बहुत अंतर है। वहाँ का जो EWS है वो लोअर कास्ट की जो पॉवर्टी, वहाँ जो गरीबी रेखा में जो लोग हैं, बिना मकान वाले या जो स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं या ऐसे, वैसे 90% लोग हैं दलित में, और अपर कास्ट में 90% जाते हैं, 10% नहीं जा पाते। मतलब वहाँ जो गरीबी है वो 10% है, वहाँ गरीबी 90%। अगर ये सारे पैरामीटर 10 पैरामीटर आप वहाँ लागू करेंगे तो वहाँ आपको 90% लोग वंचित दिखेंगे, दलितों में, आदिवासियों में, और यहाँ केवल 10% लोग वंचित दिखेंगे। इसलिए दोनों को बराबर, दोनों की गरीबी को एक साथ नहीं तोला जा सकता। और उनके जो 90% गरीब हैं उनमें भी एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले जो हैं, और यहाँ जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, अपर कास्ट की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो वहाँ के बहुत सारे
मिडिल क्लास जिनको कह सकते हो, दलितों में जिनको आप मिडिल क्लास कहोगे, उनसे भी अच्छी कंडीशन होगी एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले। तो इसलिए बिल्कुल अलग चीज़ है। इसलिए रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं। कौन सी? रिलेटिव पॉवर्टी। पॉवर्टी को तो इसी तरह से देखा जाएगा ना। इसलिए EWS वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप ये वर्ड लिखिएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि दलितों को जो आरक्षण है या दलितों को जो सुविधाएं हैं पॉवर्टी के आधार पर, जाति के आधार पर है। जाति के आधार पर इसलिए है क्योंकि वहाँ केवल 10% को ही अलग करना है, केवल 10% बाहर रहेंगे, तो उन्होंने ओवरऑल सबको दे दिया। कन्या भोज होता है ना नवरात्रि के बाद में, तो बोलते नहीं कन्या 12 साल तक की होती, लेकिन क्या 14 साल की आ जाती तो भगा देते हैं उसको? नहीं, बड़ी कन्याएं कम ही आती हैं। मतलब उनको मालूम है कि ज़्यादा कन्याएं आएंगी, वो छोटी छोटी सी होती है, बच्चियाँ होती हैं 12 साल से छोटी होती हैं। ज़्यादातर 90% बच्चियाँ होती हैं, लेकिन 10% वो भी आ गए तो चलो तुम भी बैठ जाओ, तुम भी कन्या ही हो, खाओ खाना खाओ तुम। होता है ना, ऐसा ही होता है। बट वो कितनी आती हैं? बड़ी लड़कियाँ कितनी आती हैं? बहुत कम आती हैं, बहुत कम आती हैं। ज़्यादा कितनी होती हैं? 90% कितनी होती हैं? छोटी। लेकिन उल्टा हो जाए तो 90% ज़्यादा वाली आ जाए और केवल 10% ही छोटी हो, तो फिर वो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। तो फिर उसमें EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन वहाँ तो 10% को 10% रिजर्वेशन हो गया एक तरह से, क्योंकि उनमें तो वाकई में ही 10% ही गरीब हैं। तो देखा जाए तो सारे ही गरीबों को आरक्षण हो गया। अगर मतलब वो तो कम है, 1 अनार 100 बीमार तो पक्का है। नौकरियां तो कम ही हैं, इसलिए नौकरियां तो कम ही रहेंगी, सभी को नहीं मिल जाएंगी, लेकिन एक परसेंटेज के हिसाब से देखें तो। लेकिन दलितों में तो 90% लोगों को तो आरक्षण नहीं है ना। दलितों में तो गरीब जो है 90%, अगर गरीबी के आधार पर ही आरक्षण करना है तो फिर उनका तो परसेंट 90% हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई ना? रिलेटिव पॉवर्टी देखेंगे तो। बट हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट, हम लोग एब्सोल्यूट देख करके बात करते हैं। रिलेटिव के हिसाब से बात करेंगे तो फिर पॉलिसी मेकिंग डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक्स को मैंने पॉलिटी के साथ जोड़ दिया है, बल्कि करंट अफेयर्स के साथ जोड़ दिया। अब आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे इन चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरीके से बात रखी जाए प्रॉपर तरीके से, तो शायद लॉजिक जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो वाले आर्ग्यूमेंट नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो प्रॉपर बातचीत रखने वाले लोग जो है, विरोध करने वालों में भी नहीं है, उधर से भी नहीं है, दोनों तरफ दूसरे तरीके हैं। ठीक है, खैर वो पॉलिटिकल हो जाएगा, हम लोग उसमें पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाहते, लेकिन सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वाला बना रहेगा। तो इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी 2 तरह की, वेल्थ इनइक्वलिटी एंड इनकम इनइक्वलिटी। वेल्थ इनइक्वलिटी एंड इनकम इनइक्वलिटी। इनकम क्या है? इनकम आय है, इनकम आय जो कंज्यूम हो जाती है, और वेल्थ होती है स्टोर्ड, वेल्थ होती है स्टोर्ड, सोना चांदी, बड़े डिपॉजिट्स और रियल एस्टेट, खास करके प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी धन है, वेल्थ। तो जिन लोगों की, दलितों की नौकरी लग गई आरक्षण की वजह से, उनका इनकम लेवल बढ़ा है, वेल्थ लेवल नहीं बढ़ा है। बात समझ में आई ना? वो बाइक खरीद के ले आया क्योंकि उसको हर महीने सैलरी मिल रही है, लेकिन उसकी सैलरी कंज्यूम हो जाती है। अपर कास्ट के पास में जिनको EWS दिया गया, उनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा हिस्सा। देश की 90% प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है। देश की 90% प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक बैलेंस और जो लॉकर्स में रखा हुआ है, वो सब, वो कहलाता है वेल्थ। और डेली सब्सटेंशियल इकोनॉमी के लिए, डेली निर्वाह के लिए, कपड़ों के लिए, मकान की मरम्मत के लिए, इलाज के लिए, और वाहन के लिए, और पेट्रोल डीजल के लिए, तो तनख्वाह तो उसी में ख़त्म हो जाती है ना। तो अगर किसी की नौकरी, तो नौकरी लग करके वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। नौकरी लगने के बाद करप्शन करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन होगा। लेकिन केवल नौकरी की जो सैलरी मिलती है, उससे क्या होता है? कंजम्पशन होता है, ओनली उपभोग। तो वो कंजम्पशन बेस्ड है। नौकरियां क्या है? कंजम्पशन बेस्ड। तो आपको इनकम और वेल्थ में डिफरेंस समझ में आ गया। वेल्थ परमानेंट होती है, स्टोर्ड होती है,
इनहेरिट होती है, इनकम इनहेरिट नहीं होती। बच्चे में योग्यता होगी तो वो इनकम कर पाएगा, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी लग गई तो उसके बच्चे को भी इनहेरिट हो जाएगी, नहीं, उसकी नौकरी तब लगेगी जब वो कंपटीशन क्रॉस करेगा। पिता की लग गई थी वो ठीक है, और अगर मान लिया जाए पिता अच्छा मकान बनाता था और बेटा अगर अच्छा मकान नहीं बनाएगा तो लोग उसको काम नहीं देंगे मकान बनाने का। प्राइवेट काम में भी, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट काम में भी। कोई कुर्सी अच्छी बना लेता है, मान लीजिए स्टूल बहुत है, टेबल बहुत अच्छी बना लेता है, तो उसके बेटे को अगर बनाना आती होगी तभी तो उसके बेटे को वो काम मिलेगा ना। बाप मर गया तो इनहेरिट नहीं होती, वेल्थ इनहेरिट होती है, यानी आनुवंशिक रूप से संतान को प्राप्त होती है, इनकम नहीं होती। इनकम तो जनरेट होती है और जनरेशन स्पेसिफिक होती है। अगली जनरेशन में सेम इनकम रहेगी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। बेटे में ज़्यादा योग्यता होगी तो कई गुना हो जाएगी। क्वालिफिकेशन बेस्ड है, क्वालिटेटिव अप्रोच, वो क्वांटिटेटिव है। कौन सी? वेल्थ। वेल्थ क्वालिटेटिव नहीं है, इनकम क्वालिटेटिव, गुणवत्ता। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो इनइक्वलिटी दो तरह की, वेल्थ इनइक्वलिटी एंड इनकम इनइक्वलिटी। तो यहां पे भी आपको कास्ट बेस्ड में समझ में आ जाएगा, रिलीजन बेस्ड में समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहां पे भी समझ में आएगा और जेंडर बेस्ड में भी समझ में आ जाएगा। किसी भी महिला की नौकरी लग जाती है तो क्या होता है? इनकम की वजह से वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, एम्पावर महसूस करती है। वेल्थ की वजह से नहीं कर पाती। वेल्थ तो पैट्रियार्की है ना, तो वो तो पिता से पुत्र को ही जाती। बहनें कहाँ मांगती भाई से? हिस्सा नहीं मांगती, वो तो पति के यहाँ चले जाते। तो इसलिए वेल्थ में भारत में इनइक्वलिटी जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, रूरल अर्बन बेस्ड और इन चीज़ों पे है। उतना ही मकान या उतना ही एरिया अगर गांव में है तो वो वेल्थ कितनी कम है। इतना ही एरिया अगर शहर में आपके पास है, उतना ही बड़ा प्लॉट, तो वेल्थ कितनी हुई? तो इसका मतलब रूरल अर्बन है ना प्रॉब्लम वेल्थ में, इनकम में नहीं है। शहर का टीचर 60,000 रुपया सैलरी, गांव का टीचर 60,000 रुपया सैलरी, इनकम प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की सैलरी बराबर होती ना। टीचर का तो एक पे स्केल होता है। अगर कोई भोपाल का एसडीएम है और सीहोर का एसडीएम है, कोई अंतर है सैलरी में? कोई अंतर नहीं है, सैलरी सेम है। आष्टा का बना दो उसको और छोटी जगह का बना दो, इंदौर का एसडीएम हो चाहे आष्टा का एसडीएम, बराबर सैलरी है ना। बट प्लॉट अगर दोनों के पास है, एक का आष्टा में प्लॉट है और एक का इंदौर में प्लॉट है, तो वेल्थ किसके पास जाता है? इंदौर वाले को। सेम साइज होगी तो इंदौर वाले के प्राइस ज्यादा है। अंतर समझ में आ गया? तो भारत में वेल्थ इनइक्वलिटी, तो ये डिफरेंस कितना कहाँ देखने को मिलता है? इनकम इनइक्वलिटी डिफरेंट चीज है। इनकम तो कंज्यूम होती है और एक ही पीढ़ी के लिए है, जब तक वो इनकम कर रहा है। अगर योग्यता नहीं है तो अगली पीढ़ी में नहीं हो पाएगा। लेकिन वेल्थ तो योग्यता के आधार। भारत में वेल्थ टैक्स हटा दिया इस गवर्नमेंट ने, अभी वर्तमान गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स हटा दिया। पहले भी वो एक्सरसाइज नहीं हो रहा था, 2% 3% था पहले भी, कि अगर किसी के पास 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, सोना चांदी है और ये है, तो 2% हर साल सरकार को जमा कराएगा। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा काम था, लेकिन सरकार लेती नहीं थी। मतलब एक्शन वो एक्टिव नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, स्टैंड बाय, ऐसे ही रखा हुआ था, एक्ट काम ही नहीं कर रहा था। तो इस गवर्नमेंट ने हटा ही दिया कि वेल्थ टैक्स रखते हैं। वेल्थ टैक्स होना चाहिए। किसी आदमी के पास 100 एकड़ जमीन है तो बच्चे को पूरी 100 एकड़ क्यों मिलनी चाहिए? 50% गवर्नमेंट लैंड हो जाए, 50% बच्चे को मिले, फिर बच्चा भी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ उसमें एड ऑन करे, वो भी तो कुछ करेगा कि नहीं? अगर हो सकता है वो 50 से 75 ही कर पाए, हो सकता है वो 50 से 150 कर दे, वो पूरा 100 का 100 जो है उसके बच्चे को मिल जाता है, दूसरे के बच्चों को नहीं मिल पाता। तो रिजर्वेशन कहाँ हुआ? वेल्थ में कि इनकम में? रिजर्वेशन देखा जाए तो इनकम में बहुत भयंकर रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन हटना चाहिए।
अगर ये हो कि पिता अगर मर गया तो 50% ही उसके बच्चे को मिलेगी, 50 सरकारी हो जाएगी। तो बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो वो तो पिता के मरते ही, मैंने ऐसा बच्चा देखा है, पिता जैसे ही मरे उसके 10 दिन के अंदर उसने 50 लाख की कार खरीद ली, क्योंकि पिताजी 200 करोड़ रुपया छोड़ के गए। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। एक 4 लेन निकल गया उनके खेत के पास से और उनका गांव बिल्कुल 4 लेन पे आ गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, और बहुत ही, तो ज़मीनों का पैसा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों ने उसे अप्रोच करना शुरू कर दिया, दलालों ने, शहर के लोग आ गए, तो उसने महंगे दाम पे ज़मीनें बेचना शुरू कर दी। तो उसके पास जो बल्क में पैसा आने लगा, कैश भी बहुत आने लगा, तो 50 लाख की गाड़ी ये, और क्लब में ही बैठ के शराब पीना, और क्लब में ही पूरा दिन बीतता है उसका। रात को घर जाता है, 9-10 बजे घर जाता है, सुबह से आ जाता है शहर में, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। और एक व्यक्ति जो है लैपटॉप नहीं खरीद पा रहा है तैयारी करने के लिए। तो रिजर्वेशन कहाँ पर है? ये तो मेहनत है ना। कई लोग बोलते हैं कि ये 60% पे सिलेक्ट हो गया और एक 40 पे ही हो गया। अरे ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम वहाँ है कि एक के पास स्कूटी भी नहीं है और एक के पास 50 लाख की गाड़ी है। क्यों? क्योंकि ये उसका लड़का है। इनहेरिटेंस टैक्स, क्या बोलते हैं इसको, आनुवंशिक कर लगना चाहिए। अगर आपको इक्वलिटी लेके आना है तो आनुवंशिक कर लगना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स। सुपर रिच टैक्स अमेरिका में बाइडेन लगा रहा है, सुपर रिच टैक्स। बाइडेन तो पूंजीवादी आदमी है ना, लेकिन वो लगा रहा है सुपर रिच टैक्स। आज कुछ पैरामीटर हिले होंगे आपके सोचने के, पहले से कुछ अलग होगा। नहीं, सच है ना, आप जाकर के देख सकते हो, आपके गांव में उदाहरण मिल जाएंगे, आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? ऐसे जो बहुत करोड़ों रुपया छोड़ के जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं है, कभी मेहनत नहीं करते। उनमें तमाम बुराइयां होती है, वो सारी जो एक दुष्ट व्यक्ति में होती है वो सारी होती है। कई बार वो कानून के साथ खेलते हैं और समाज के अंदर गंदगी पैदा करते हैं। कई बार ज़्यादा पैसा मसल पावर बढ़ाता है, मसल पावर क्राइम कराता है, क्रिमिनल होते हैं वो। मसल पावर से ही तो क्रिमिनल बनते हैं, क्योंकि थाना खरीदने की हिम्मत है, पूरा पूरा थाना खरीद लेंगे। पुलिस स्टेशन के 20 लोग हैं, सबको 1-1 लाख रुपया दे देंगे, सब बिक जाएंगे। जज को सेट कर लेंगे, जज को 5 लाख रुपया देंगे, जज उसके फेवर में फैसला देगा। करप्शन है ना, तो पैसा बोलता है। और ऐसा व्यक्ति जब गाड़ी चलाएगा तो वो ख्याल थोड़ी रखेगा किसकी स्कूटी आ रही है, किसकी साइकिल आ रही है, कौन पैदल चल रहा है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं सब सेट कर लूँगा कभी कोई प्रॉब्लम आई तो। और पुलिस वाले और ये सब चाहते हैं कि ये आदमी कुछ गड़बड़ करे तो फिर हम इससे निकलवाएं, क्योंकि उसके पास बहुत है वो भी चाहते हैं, क्योंकि जब तक कोई इसके हाथ से मरेगा नहीं, जब तक इसके साथ पंगा नहीं होगा किसी का, तब तक तो वो तभी तो वो उठपटांग एक्सीडेंट करता है, किसी की भी लड़की उठा लेता है, कुछ भी करता है, किसी भी हद तक चला जाता है। क्रिमिनल, मसल पावर, ताकत आती है, गुंडागर्दी होती है उससे। ऐसे बच्चे जब कॉलेज में होते हैं तो वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, आवारागर्दी करने आते हैं। इसमें गए, उसमें गए, इस कमरे में गए, उस कमरे में गए, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं होता है। या तो जेल में होते हैं या फिर नेता बन जाते हैं कमज़ोर होता है, थोड़ा अकल का पैदल होता है तो, या फिर पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो विधायक बन जाता है सारे। तुम्हारी नेतागिरी, फिर हमारे संसद विधानसभा में यही क्रिमिनल बैठे हुए हैं सारे, सब रिकॉर्ड शीटर हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वो भी यहाँ सॉल्व हो गया आपका। कभी भी आदमी जो मेरिट में 90% लाया था वो कभी नेता के चक्कर काटेगा नहीं, तो 90% कैसे बनेगा? वो तो गमछा डाल के नेताजी की गाड़ी में चढ़ना है। एमएलए तो ऐसे आदमी चाहता है 4-5 लफंगे कि उसकी गाड़ी में बैठ जाएं, फिर वहाँ जिस भी गांव में जाएंगे सभा करने, वहाँ कुर्सी उर्सी लगाएंगे और खड़े रहेंगे। नेताजी के 5 आदमी के साथ जाएंगे तभी ना। नेताजी पत्रकार भी अपने साथ ही ले जाते हैं, उनको मालूम है खबरें छापते नहीं है लोग, तो एक गाड़ी पत्रकारों की रहती है पीछे पीछे, उनके लिए भी नाश्ता पानी दारू वारू सब होता है, तब वो खबर छापता है। पेड न्यूज़
की प्रॉब्लम इंडिया की पॉलिटिक्स में, सब कुछ यहीं से जन्म लेती है, इनइक्वालिटी से। आ गया समझ में? इसलिए जो ज़्यादा पैसा है ये सारी समस्याओं की जड़ है। तो निर्वाह के लिए होना चाहिए पैसा। किसके लिए होना चाहिए? निर्वाह के लिए। अधिकांश पैसा जब्त होना चाहिए, अतिरिक्त पैसा। सुपर रिच टैक्स उसका एक तरीका है, नहीं तो ऐसे तो फिर वसूली पे निकल जाएंगे ना बहुत सारे लोग। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है सुपर रिच टैक्स, प्रॉपर तरीका, गवर्नमेंट का कानूनी तरीका, लीगल वे है सुपर रिच टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। इनइक्वालिटी कम करना है तो दो बड़े फार्मूले बताए, बाकी तो बहुत फार्मूले, वो तो सब पढ़ लोगे आप। ये कम लोग चर्चा करेंगे, मैंने जो बताया ये कम चर्चा करेंगे। ठीक है, करें आज इतना ही। चलिए, शांति पाठ जरूरी है आज, अशांति बहुत हो गई। ठीक है, तो ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुहम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की उसी